हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन क्लास। एक बार हम सभी फिर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपके सामने आ चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए हम इस समय बेसिक टॉपिक इंग्लिश का टेंस लेकर आए हैं और जिसमें हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की चर्चा की थी। उसकी संपूर्ण जानकारी लेने के बाद हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली थी और उम्मीद है कि आपने भी उस टेंस को अच्छी तरह से समझा होगा और उसके एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रैक्टिस की होगी। और भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे और अब इस श्रृंखला को, इस टेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जो कि प्रेजेंट का तीसरा रूप है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोर्ड पे देखिए आप सभी, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हमारे टेंस के नाम में ही इस टेंस का अर्थ छिपा हुआ है और वो हम जान लेते हैं कि टेंस का मतलब हम लेते हैं वर्ब से। टेंस का मतलब होता है वर्ब से, यानी क्रिया से अर्थात कार्य से। और इस टेंस के अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस टेंस के जितने भी वाक्य होंगे उन वाक्यों में जो कार्य है, क्रिया है, वो क्रिया होगी प्रेजेंट टेंस में। अर्थात जो समय होगा वो तो होगा प्रेजेंट, टाइम जो होगा वो होगा प्रेजेंट, लेकिन स्थिति ये होगी कि जैसा कि हम जानते हैं कि समय के साथ साथ हम क्रिया के रूप को भी टेंस में पढ़ते हैं। समय के आधार पे टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन क्रिया के आधार पे हर टेंस को चार प्रकार से बांटा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर इस क्रिया के चार रूप हो सकते हैं और चार में आज हमारी जो क्रिया होगी वो परफेक्ट पोजीशन में होगी, यानी कार्य प्रेजेंट में होगा, समय उस कार्य का प्रेजेंट होगा, लेकिन वो कार्य परफेक्ट हो चुका होगा, अर्थात पूर्ण हो चुका होगा। तो इस टेंस में जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका होगा, ये इस टेंस की अर्थ के आधार पे हम बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप पिछले जो टेंसेस थे उसके आधार पे इसको पढ़ें। तो फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ते थे यूज ऑफ दिस टेंस। यूज ऑफ दिस टेंस यानी इस टेंस को कहाँ कहाँ हम काम में लेते हैं, किस प्रकार से इसके वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो इसके बेसिकली तीन यूज़ होते हैं, तीन उपयोग होते हैं जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे नंबर 1 की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों में होता है जहाँ कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी जो कार्य अभी समाप्त हुआ है। जो कार्य अभी समाप्त हुआ है, उस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। और इसके लिए हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अभी आपको अगर एग्जाम्पल समझ में नहीं आए तो बिल्कुल भी नर्वस ना हो, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसका यूज़ पढ़ा है, आगे हम सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। तो एक वाक्य है जो अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे मैंने कहा कि ही हैज़ written a letter। He has written a letter। इसमें जो कार्य हुआ है वो हुआ है लिखने का, अर्थात राइटिंग करने का, राइट करने का। तो ऐसे में यहाँ पे इस वाक्य को देखें तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट एक लेटर लिखने का काम जो है वो समाप्त कर चुका है, वह लिखना बंद कर चुका है, उसने एक लेटर लिख दिया है, यानी लिखने का काम अभी अभी समाप्त हुआ है। इस प्रकार से इसमें अभी जो कार्य हुआ है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें ये जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का पहला यूज। दूसरा इसका प्रयोग होता है कि जो कार्य पास्ट में समाप्त
हुआ हो, जो कार्य पास्ट टेंस में यानी पास्ट टाइम में समाप्त हुआ हो, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में अभी भी चल रहा हो। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा कि कोई कार्य है जो पास्ट में थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन उस कार्य का प्रभाव, काम समाप्त हो चुका है, क्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी उस क्रिया का प्रेजेंट में प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी वो प्रभाव अभी भी जारी रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही हैज़ कट हिज फिंगर। यहाँ पे सेंटेंस से ज़्यादा हम समझ सकते हैं, सेंटेंस है ही हैज़ कट हिज फिंगर। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और ऐसे में यहाँ पे ये जो क्रिया हुई है कट गई है उसकी अंगुली, तो हमने कहा ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट ली या उसकी अंगुली कट गई। और इस वाक्य में जो कार्य हुआ है वो पूरा हो चुका है, यानी पास्ट में हुआ था, अंगुली कट चुकी है और वो कार्य पास्ट में हो चुका है, लेकिन अंगुली कटने का जो प्रभाव है वो प्रेजेंट में चल रहा है। इसका मतलब है कि अभी भी उसकी अंगुली से खून बह रहा है। तो प्रभाव जो है, जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है कि उसकी उंगली से खून बह रहा है। इस प्रकार का वाक्य भी हम देख सकते हैं कि जिसमें कार्य पास्ट में ही समाप्त हो गया, लेकिन प्रभाव प्रेजेंट में भी चलता है। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम बेटर समझ सकते हैं, जैसे राहुल नाम का लड़का है और राहुल के लिए कहा कि राहुल हैज़ लॉस्ट हिज पर्स। एक सेंटेंस है, राहुल हैज़ लॉस्ट हिज पर्स। यहाँ पे हमने कहा, या पर्स से बेटर हम एक शब्द रख सकते हैं, जैसे वॉच है, रिस्ट वॉच कह सकते हैं, वॉच है। तो यहाँ पे राहुल जो है उसने अपनी वॉच, अपनी कलाई घड़ी खो दी है। तो यहाँ पे जो कार्य हुआ है वो है लॉस्ट, यानी खोना। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो घड़ी खोई है इसने, ये जो घड़ी खोई है ये तो कार्य हो गया समाप्त, यानी परफेक्ट हो गया, पास्ट में चला गया, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी प्रेजेंट पर है। वो कैसे कि घड़ी खोने के बाद उसका प्रभाव पड़ा, ही इज़ वेरी सैड। यहाँ पे प्रभाव ये पड़ा कि वह अभी भी दुखी है, वर्तमान पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और वो अभी भी दुखी चल रहा है। दो प्रयोग हमने इसके पढ़े, और इसके बाद में इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रयोग जो शायद आपको पता नहीं होगा वो भी हम पढ़ लेते हैं। तीसरा इसका प्रयोग इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, कोई कार्य यदि पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो अभी भी चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई कार्य पास्ट में शुरू हो चुका है, पास्ट में शुरू हो गया था और वो अभी भी जारी है, तो इस प्रकार के वाक्यों का हम ट्रांसलेशन दो प्रकार के टेंसेस से बनाते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये तो हम दूसरे टेंस में पढ़ते हैं, लेकिन इसका हम रीज़न भी बताएंगे कि इसका दो प्रकार से कैसे बना सकते हैं। कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हो गया था और वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। और ऐसे जो कार्य होंगे, ऐसे जो सेंटेंस होंगे, उसमें आप सिंस और फॉर का प्रयोग भी देखेंगे। सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर शब्द सुनते ही आप कहेंगे कि हमने तो ये पढ़ा है कि सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में तो नहीं होता है, हमने तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी चौथे टेंस में हमने इसका नाम पढ़ा है कि सिंस और फॉर तो प्रत्येक टेंस के चौथे रूप में होता है, इसमें नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का प्रयोग कब होता है, जब कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हो और प्रेजेंट में चल रहा है, तो उसके लिए हम दो टेंस काम में ले सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस PPT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसी बात नहीं है कि हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते, बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वो वाक्य सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वो वाक्य सही है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने बताया था आपको कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिन वर्ब्स का प्रयोग आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, यानी उन वर्ब्स का प्रयोग आप कंटिन्यूटी रेगुलरिटी वाली स्थिति में नहीं कर सकते। कुछ वर्ब्स हमने लिखी थी कल, वो वर्ब्स थी जैसे हियर, नो, स्मेल, अपीयर, विश, ऐसी कुछ वर्ब्स थी, बहुत सारी वर्ब्स हमने लिखी थी। ऐसी वर्ब्स को कंटिन्यूअस में नहीं ले सकते, और जब ऐसी वर्ब का प्रयोग हमें करना हो किसी सेंटेंस में तो वो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आ सकती, क्योंकि हमने सुना था, हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूअस के अंदर तो V1 प्लस ING की फॉर्म आती है, और वहाँ पर V1 प्लस ING का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे नहीं करते हैं, V3 के रूप में करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये रूल लागू होता है कि कुछ वर्ब्स जो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आ सकती, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं आ सकती, इनका सेंस, इनका अर्थ बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और सिंस फॉर का प्रयोग भी करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आई हैव lived in this house since, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, since 1992। सेंटेंस को देखिए, समझिए इसकी नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। I have lived in this house since 1992। मैं इस घर में 1992 से रह रहा हूं। अर्थ वही होगा, अर्थ वही होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, अर्थ में चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे बात यही है कि मैं 1992 से इस घर में रह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, अभी भी रह रहे हैं, उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो ऐसे में ये जो शब्द देख रहे हैं आप लिव, इसका प्रयोग लिविंग शब्द में कम किया जाता है, इसलिए यहाँ पर 1992 वाली स्थिति में सिंस आपने देखा। अभी आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सिंस और फॉर का प्रयोग क्या है, तो फिलहाल हम इसको अभी नहीं बताएंगे। जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो उसमें हमें सबसे पहले ये प्रयोग बताना होगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग क्या है। एग्जाम्पल के लिए इतना सा बता सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे सिंस आता है, यानी जिन संख्याओं को, जिन समय सूचक जो शब्द होते हैं, जो टाइम शोविंग वर्ड्स होते हैं, उनको संख्या में व्यक्त करे तो फॉर आता है, और जो संख्या में व्यक्त नहीं कर सके वहाँ सिंस आता है। डिटेल्स इसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये वाक्य हुआ, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1992। तो यहाँ पे आप अभी भी रह रहे हैं। ये कार्य कब शुरू हुआ था, पास्ट में, यानी आप रहना शुरू कर चुके थे, 1992 की बात है। तो ऐसे में इतने सालों पहले ही आप रह चुके थे, लेकिन अभी भी आप उस घर में रह रहे हैं, सो दैट हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये इसके 3 यूज थे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। पहला प्रयोग, जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसमें। दूसरा, जो कार्य पास्ट में समाप्त हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट टेंस में अभी भी चल रहा है। और तीसरा, जो कार्य पास्ट में शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है। और साथ में ऐसे वाक्य होते हैं ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से भी बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में नहीं कर सकते, वहाँ पे इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ाते हैं सेकेंड नंबर स्टेप को। स्टेप नंबर 2 जो है इसकी रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब है आइडेंटिफाई, मतलब जिसे कह सकते हैं इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन।
इसकी पहचान किस प्रकार से करें, तो जैसा कि हमारे जो वाक्य होंगे उनके हिंदी वाक्यों में हमें पहचान करनी है, तो हिंदी वाक्यों के लास्ट में हम देखेंगे, हिंदी जो वाक्य हैं उनके लास्ट में देखेंगे, और लास्ट में अंत में जब देखेंगे तो हमें इनमें कुछ शब्द दिखाई देंगे। वो शब्द अगर दिख जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे चुका है, नंबर 2 चुकी है, नंबर 3 चुके हैं। 3 बेसिक शब्द हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये तो आते हैं 3 जिनका प्रयोग हम जानते हैं, ये सिंगुलर, ये मैस्कुलिन के लिए, पुल्लिंग के लिए। ये चुकी है, ये आता है सिंगुलर फेमिनिन के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। और तीसरा है चुके हैं, ये आता है प्लूरल के लिए, सभी के लिए। तो इस प्रकार से 3 बेसिक शब्द तो ये हैं। इसके बाद में है जैसे कोई खुद अपने लिए कहे तो वहाँ पे शब्द हो जाएगा चुका हूँ, और स्त्रीलिंग है तो चुकी हूँ। ये बेसिकली 5 शब्द तो चलते ही हैं। इसके अलावा भी हैं, जैसे या है जिसमें शब्द होगा, साउंड निकलेगी आ है। इसके अलावा स्त्रीलिंग होगा तो होगा ई है, और अगर बहुवचन है तो ए है। ये शब्द भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शब्द आएगा जैसे आया है, दिया है, और फाइनल है लिया है। इसके अलावा कोई रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलेगी। बेसिकली आपको 5 बताई जाती है, लेकिन इन शब्दों को अगर हम इग्नोर करें तो इसकी पहचान हम नहीं कर पाएंगे। तो ये शब्द भी याद रखेंगे, आ है, ई है, ए है। ये साउंड आपको लास्ट में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये शब्द ही मिल जाएंगे सेम टू सेम, ये उन शब्दों के लास्ट में हम निकालेंगे तो ये साउंड निकल के आएगी कि आ है, ई है, ए है, आया है, दिया है, लिया है। ये साउंड अगर आपको मिले तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने एक वाक्य बोला कि मोहन आया है, मोहन आया है, इंग्लिश में कहेंगे मोहन हैज़ कम। तो ऐसे में यहाँ पे मैंने बोला मोहन आया है, तो आया है, तो आया है में ये साउंड मिल गई, ठीक है। मैंने मेरा गृह कार्य पूर्ण कर लिया है, तो यहाँ पे या है, तो या है, तो यहाँ पे आ की साउंड आ जाएगी। और इस प्रकार से इंग्लिश में हम बोल देंगे कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, जो हम आगे बना के सीखेंगे। तो ये हमारी हिंदी रिकॉग्निशन कंप्लीट होती है। और हिंदी रिकॉग्निशन के बाद हम चलते हैं रिकॉग्निशन, 3rd नंबर की स्टेप है रिकॉग्निशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में रिकॉग्निशन करते हैं, रिकॉग्निशन इन इंग्लिश, क्योंकि हमें इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करते समय समस्या आती है कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो इसके लिए भी हमारे पास शब्द हैं, और वो है जैसे सबसे पॉपुलर शब्द है ऑलरेडी। ऑलरेडी शब्द है, और भी शब्द है जो हम लिखते हैं, जैसे जस्ट, येट, टिल नाउ, अप टू नाउ, अप टू नाउ। और भी शब्द है जैसे शो फार, एक एक का हिंदी अर्थ भी जानेंगे। शो फार, लैटली, लैटली, रेयरली, रेयरली, लैटली, रेयरली। और इसके अलावा जैसे हम बात करें तो शब्द आता है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू, और फ्यू के साथ टाइमिंग शोविंग वर्ड होगा। जैसे सप्ताह है तो वीक्स, क्योंकि फ्यू का प्रयोग होता है प्लूरल के लिए और काउंटेबल के लिए, तो वीक्स। और यहाँ पे ईयर्स भी हो सकता है। ये कुछ शब्द हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें ये जो शब्द हैं यहाँ पे आएगा रिसेंटली, रिसेंटली। और रिसेंटली के अलावा कुछ शब्द और हैं, जैसे सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स। ये कुछ ETC शब्द हैं। इनका शब्द, ये शब्द अगर नज़र आते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, जिसमें ऑलरेडी का मतलब है पहले से ही, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी,
यट का मतलब होता है अभी, टिल नाउ का मतलब अब तक, अप टू नाउ का मतलब भी अब तक के लिए आता है, सो फार का मतलब भी अब तक के लिए आता है, लैटली और रिसेंटली दोनों का अर्थ होता है हाल ही में, और इसके अलावा ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स एंड ईयर्स का मतलब है कि कुछ सप्ताहों के दौरान, कुछ वर्षों के दौरान, गत सप्ताहों के दौरान, गत वर्षों के दौरान, और इसके अलावा सेवरल टाइम्स का मतलब होता है कई बार, अनेक बार। इस प्रकार से इन शब्दों को हम जब देखें तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की स्टेप पे, और स्टेप नंबर फोर्थ पे, रिकॉग्निशन इन इंग्लिश, ये थर्ड थी, और फोर्थ नंबर पे चले तो इसकी बात आती है एचवी की, यानी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, नंबर 1 हैज़ और नंबर 2 हैव। हैज़ और हैव ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं, वही इनके यूज़ होते हैं, जैसे ही, सी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। ही, सी, इट व सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वैसे ही जो नाउन अपने आप में सिंगुलर है, जो सब्जेक्ट एक वचन की श्रेणी में आते हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो सब इसमें सिंगुलर की श्रेणी में आती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिख दिया विवेक, तो विवेक यहाँ पर सिंगुलर है। हमने लिख दिया चाइल्ड, बच्चा, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है। इस प्रकार से ये हैज़ का प्रयोग होगा, इनके साथ हैज़ का प्रयोग होगा। इसके अलावा जैसे आई है, वी है, यू है एंड दे, ये सब्जेक्ट अगर नज़र आए तो वहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। और एक है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल बहुवचन कर्ताओं के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे विवेक की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स, या हमने लिख दिया यहाँ पे MEN। अब यहाँ पे मैन जो है वो प्लूरल है, मैन यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, मैंने यहाँ पे MAN नहीं लिखा है, मैंने यहाँ MEN लिखा है, मैन यानी बहुत सारे आदमियों की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। और यदि यहाँ पे चाइल्ड की जगह मैंने लिख दिया चिल्ड्रन, तो यहाँ पे चिल्ड्रन शब्द आने पर ये बहुवचन हो गया, और यहाँ पे प्लूरल हैव का प्रयोग होगा। चिल्ड्रंस कभी भी नहीं होता है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम चलते हैं फिफ्थ स्टेप पे। तो फिफ्थ स्टेप जो होती है हमारी, वो होती है एक सेंटेंस का सबसे बेसिक एस्पेक्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है, वो है मैन वर्ब। और मैन वर्ब के लिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार मैं 12 टेंसेस पे जाऊं तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताया था कि 12 में से 6 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूस शब्द आता है। 6 में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस शब्द 2 बार आता है, प्रेजेंट में 2 बार, पास्ट में 2 बार और फ्यूचर में 2 बार। तो ऐसे में हर टेंस में 2 बार आता है, तो कुल मिला के 6 बार आया, और 6 बार कंटिन्यूस आएगा, तो 6 टेंसेज में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, ING आएगा। ये बात क्लियर है। तो 12 में से 6 तो ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद में हमारे 12 टेंस में से 3 ऐसे टेंस हैं जिनमें परफेक्ट वर्ड आता है। मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ परफेक्ट शब्द आता है। तो परफेक्ट की संख्या कितनी होती है, 3। प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट। जब परफेक्ट की संख्या ही 3 होती है तो वर्ब की भी यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ये याद करने का तरीका है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि परफेक्ट 3 है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ याद कर सकते हैं कि परफेक्ट 3 होते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तीसरी होगी, थर्ड फॉर्म होगी। ये याद करने का ट्रिक है। इसके बाद में हम चलते हैं, जैसा कि हमने जाना मैन वर्ब की यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और मैन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी उसको हमें याद करना होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो उसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी, टेबल वोकेब याद करनी होगी। मैन वर्ब के बाद में हम चलते हैं फिफ्थ के बाद में हमारी सिक्स्थ स्टेप, और सिक्स्थ स्टेप है फॉर्मूले बनाइए, और फॉर्मूले बनाने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। तो एक बार हम सभी 6 फॉर्मूले बना लेते हैं। बेसिकली जो फॉर्मूले चलते हैं, सिक्स्थ स्टेप है हमारी, वो है सेंटेंसेस बनाना, सेंटेंसेस फॉर्मूला।
जिसे हम कहते हैं सूत्र बनाना। तो इस प्रकार से वो क्या क्या फॉर्मूले हैं। नंबर 1 हम बात करें तो वो है फर्स्ट, पहला सेंटेंस होगा हमारा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला एक ही होता है, सब्जेक्ट, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब में हम लगाएंगे हैज़ या हैव, हैज़ और हैव। यहाँ पे बीच में मैं प्लस लगा रहा हूँ, सेंटेंस बनाते समय प्लस नहीं लगाना है। हैज़ और हैव मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और इसके बाद में जो भी बच जाता है वो अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट्री शब्द भी इनको कहते हैं। और अब तक आप समझ गए होंगे कि लास्ट में फुल स्टॉप आता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने 5 स्टेप पढ़ ली है। यूज़ ऑफ दिस टेंस, यूज़ ऑफ के बाद में हमने इसकी रिकग्निशन पढ़ी हिंदी और इंग्लिश में, और रिकग्निशन के बाद हमने इसके बारे में इसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी, मैन वर्ब पढ़ी, और मैन वर्ब के बाद में यहाँ पे हमने इसके फॉर्मूले बनाए हैं। तो फॉर्मूले बनाते हैं हम। पहला फॉर्मूला हो गया है सिंपल सेंटेंस का, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में एस सेंटेंस। एस सेंटेंस का फॉर्मूला हमने बनाया। उसके बाद में सेकंड नंबर पे चलते हैं। तो सेकंड नंबर होता है NS नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब एक आएगी, चाहे हैज़ आए चाहे हैव आए। पहले हैज़ को रख लो चाहे हैव को रख लो। हैज़ हो चाहे हैव हो, उसमें हम नॉट जोड़ देते हैं, और नॉट के बाद में हम यहाँ पे उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, और फाइनली फुल स्टॉप। तो अब ये 2 फॉर्मूले हो गए हैं। तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब सिंपल का। आप सोच सकते हैं, जब मैंने आपको HV बता दी, मैन वर्ब बता दी, तो इसका आप हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला शायद बना सकते हैं। एक बार सोच के देखिए कि इसका फॉर्मूला अब क्या बनेगा। हेल्पिंग वर्ब सिंपल फॉर्मूला, सोचिए 2-3 सेकंड आप सोचिए एक बार क्या बनेगा। सोच लिया होगा आपने, यस। तो अब चेक करिए कि किस किस ने सही सोचा था। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैज़ होती है, मैन वर्ब आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो 2 टेंस हम पढ़ चुके हैं। तो तीसरे टेंस में हम अगर इसका फॉर्मूला बनाएं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंपल में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है अभी या तो चलेगी हैज़ या हैव, दोनों में से एक आएगी। उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मैन वर्ब के रूप में, और उसके बाद में हम ले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री जो शब्द होते हैं वो। और यहाँ एक चेंज हो जाता है, वो ये है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला बन गया। इसके बाद में हम फोर्थ फॉर्मूले पे जाएं तो फोर्थ फॉर्मूले में यहाँ पे ये बनता है WH वर्ड वाला, जिसे हम कहते हैं द इंट्रोगेटिव सेकेंड, WH वर्ड वाला फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में और इसमें अंतर होता है। WH वर्ड के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वही चलेगी, हैज़ और हैव में से एक, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एडिशनल अदर वर्ड्स जो बच जाते हैं वो, और फाइनल क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इस प्रकार से बेसिकली ये हमारे 4 फॉर्मूले बन चुके हैं। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला ये होता है, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपके पास सेकंड नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब सिंपल का फॉर्मूला, और WH वर्ड सिंपल का फॉर्मूला। इसके अलावा और फॉर्मूले बनते हैं, जैसे आपको लास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में बताया था टेंस में कि हम हु वाले WH वर्ड से भी सेंटेंस बनाते हैं। तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट नहीं आता है, बाकी सब कुछ शब्द आते हैं। जैसे हु का सिंपल फॉर्मूला हम बनाए तो हु प्लस यहाँ पे हैज़ या हैव में से एक आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ नहीं आएगा। सब्जेक्ट नहीं आने की वजह है क्योंकि हमारा यहाँ पे WH वर्ड हु है, हु का मतलब कौन, तो हमने सब्जेक्ट को हाइड कर दिया है, सब्जेक्ट को गायब कर दिया है, सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हमने क्वेश्चन किया है हु से। और हु के बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई, एक आएगी, और वो कौन सी आएगी, वो हिंदी वाक्य के लास्ट में जो
रिकग्निशन शब्द आते हैं उसके आधार पर तय किया जाएगा। अगर सिंगुलर यहाँ पे पहचान होगी तो हैज़, और प्लूरल होगी, बहुवचन होगा तो वहाँ पे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड और हु वाले वाक्य का भी नेगेटिव बन सकता है। यदि इनका नेगेटिव हमें बनाना है तो जहाँ हमें सब्जेक्ट दिख रहा है उन सब्जेक्ट्स के बाद में यहाँ पे हम नोट लगा देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, लेकिन हु वाले में सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर नेगेटिव बनाते हैं, किसके बाद नोट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले हो गए। 5 से 6 फॉर्मूले आप देख रहे हैं, 5 फॉर्मूले बेसिक हमने लिखे हैं और 3 फॉर्मूले हमारे बनते हैं नोट लगाने से। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं एक वाक्य लेकर के। एक वाक्य लिया हमने, एक वाक्य है कि सेंटेंस लेते हैं हम यहाँ पे, और वो सेंटेंस है, यहाँ लिख देता हूँ मैं हिंदी सेंटेंस, फिर 5 वाक्य हम बना के देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, महेश अब तक अपना कार्य, या इसको हम गृह कार्य कह देते हैं, महेश अब तक अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका होगा। यहाँ पे ये सेंटेंस है हिंदी का, समझिएगा एक बार, हिंदी सेंटेंस को पूरा समझे। महेश अब तक अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका होगा। यहाँ पे लास्ट में रिकग्निशन आई चुका होगा, सॉरी चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है। तो यहाँ पे ये जो पहचान है वो है चुका है। हिंदी रिकग्निशन आपने लिखी होगी अपनी कॉपी में, आपने अगर नोट किया है तो देखिए, तो आपने वहाँ देखा था चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ये वाक्य हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PPT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये काम पहचान करने के बाद वाक्य का स्ट्रक्चर पहचानो कि वाक्य किस प्रकार का है। ये जो वाक्य है, ये वाक्य देखने से ऐसा लग रहा है कि ना इसके अंदर कोई क्वेश्चन किया गया है, ना कोई यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क है, ना ही यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब का साइन है, ना कोई नेगेटिव शब्द है। ऐसे में ये हमारा वाक्य हो गया सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस है तो इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया ये हमारा सब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि गृह कार्य पूर्ण कर चुका है, तो पूर्ण कर चुका है इसका, तो यहाँ पे ये जो कार्य है पूर्ण करना, ये वर्ब है, पूर्ण करना, कंप्लीट जिसे कहते हैं। इस कार्य को करने वाला है महेश, और महेश यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे शब्द है अपना गृह कार्य, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब तक यहाँ पर जिसको अप टू नाउ कहते हैं, टिल नाउ कहते हैं, इसको हम एडवर्ब्स में लेते हैं, अदर वर्ड्स में लेते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर हम फुल स्टॉप के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो एक एक शब्द को रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा आ गया महेश। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा है जो हैव में से, तो महेश सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ पे पूर्ण करने को कहते हैं कंप्लीट, और यहाँ इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है कंप्लीटेड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है हमारा अपना, तो अपना यहाँ अपने की अंग्रेजी बनेगी सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट के लिए हमने महेश लिया है तो महेश के लिए ही आता है, तो यहाँ हो जाएगा हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। यहाँ हमने सब्जेक्ट रख दिया, हेल्पिंग वर्ब रख दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दी, ऑब्जेक्ट रख दिया, और फिर यहाँ पे बचा तो वो है अपना गृह कार्य अब तक, तो इसको कह सकते हैं टिल नाउ, टिल नाउ, या अप टू नाउ भी हम रख सकते हैं, अप टू नाउ, अब तक पूरा कर चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल वाक्य हुआ। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट, सेकंड, हु वाले सेंटेंस की चर्चा भी हम करेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी जो बचे हुए सेंटेंस है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।